हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले मैंने आपको 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका व्यवहारात्मक चिकित्सा तक हो गया था। सेकंड पार्ट में आ जाता है आपका संज्ञानात्मक चिकित्सा। संज्ञानात्मक चिकित्सा से मतलब क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक चिकित्सा से जो कुछ भी हमारा उसका विश्वास है या जो उसकी थिंकिंग है या सेल्फ स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, ये सारी चीजें संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा में ये क्या है कि एक प्रकार का मनोचिकित्सा है जो लोगों को अपने सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन करने में, यानी कि मैनेजमेंट करने में मदद करती है। इन्होंने दो लोकप्रिय चिकित्सा हैं, जिसमें सबसे पहली है रैशनल इमोटिव चिकित्सा, जो जिसे आरईटी बोला जाता है, इसे लिस्ट ने दिया है। तो रैशनल इमोटिव चिकित्सा के अंतर्गत क्या है, जो कुछ भी इस चिकित्सा में क्या है, जो भी पूर्व कल्पना यह होती है कि रोगी की जो भी इमोशनली या साइकोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं या बाहरी तनाव से नहीं होता है, बल्कि जो आंतरिक या अंतसंगत, यानी कि जिसके अंदर विचार या विश्वास से होता है, इसमें जो कि सोचने के लिए बाध्य करता है कि खुशी के लिए ऐसी इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है। चिकित्सक का मानना होता है कि रोगी की गलत विश्वास या तंत्र, उसके जो सेल्फ स्टेटमेंट होता है, उसको समायोजन की एडजस्ट करने में उसकी मदद करें। तो इसमें आरईटी में जो एनालाइज किया गया है, जिसमें 3 कारकों को बताया है, जिसमें सबसे पहला कारक है पूर्ववर्ती कारक, जिसमें जो भी उसका अपअनुकूलित व्यवहार होता है, उत्पन्न होता है, उसका पता लगाया जाता है। तथा दूसरा होता है विश्वास, उसको खासकर विश्वास का जो आंतरिक विश्वास होता है, जिसमें वास्तविक विकृत कर दिया जाता है या फिर उसका पता लगाया जाता है। परिणाम में क्या होता है, जो उसके आंतरिक चिंतन होते हैं, उसका नकारात्मक जो इमोशंस होते हैं या नकारात्मक जो बिहेवियर होता है, उसका पता लगाया जाता है। इसके लिए उन्होंने 2 विधियां दी हैं। सबसे पहली विधि है कि जिसमें रोगी की जो गलत विश्वास होते हैं या फिर कोई विश्वास जिन पर नहीं करना चाहता है, तो या फिर विवेकपूर्ण तथ्यों के सामना कराया जाता है, ताकि रोगी को अपने जो उससे द्वारा जो नकारात्मक रिजल्ट जो उसके सामने आएगा, उससे लड़ने के लिए सिखाया जाए और उसको यह समझ अपने मस्तिष्क में उसे निकाल फेंके। जिससे जो मनोचिकित्सक है वो 2 विधियों को अपनाता है। इसमें पहली है जिसमें रोगी के जो गलत बिलीव्स होते हैं या विश्वास होते हैं, उनका विवेकपूर्ण तथ्यों का सामना कराया जाता है, ताकि रोगी अपने आप को नेगेटिव जो रिजल्ट मिलेगा उससे वो लड़ सके और उसकी जो बेकार की चीजें उनको समझकर अपने मस्तिष्क से उसको क्या है, निकाल फेंके। दूसरा है, इन्होंने कहा है, जिसमें चिकित्सा व्यवहार उन्मुखी प्रविधियों को अपनाकर क्लाइंट के व्यवहार एवं चिंतन में परिवर्तन लाता है, यानी कि जो भी उसका क्लाइंट का बिहेवियर होता है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे चिकित्सक रोगी को गृह कार्य के रूप में कुछ भाषा को सही करने के लिए, अभ्यास करने के लिए देता है, जिसमें वो गलत विश्वास के विरुद्ध कार्य करते समय रोगी के मन ही मन सोचने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मैं सचमुच में एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ, यानी कि वो उसको विश्वास दिलाना होता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसको मन ही मन बोलने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट चिकित्सा है बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, जो 1979 में दिया है बेक द्वारा दिया गया है। इसमें जो सबसे पहले डिप्रेशन रोगियों के लिए ये उपचार के लिए बनाई गई थी। बाद में इसका उपयोग एंजाइटी और फोबिया के लिए किया गया, फोबिया के रोगियों के लिए किया गया। बेक मानते थे जो भी परिवार या शिक्षक की उपेक्षा से उसके मन में जो नकारात्मक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, बचपन में क्या होता है, अनुभव जो माता पिता से मिले या धीरे धीरे से उसके विश्वास में बैठ जाता है कि सकारात्मक तथा नकारात्मक 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें क्या है, उनको मोटिव जो मिला है, जैसे कि किसी बच्चे को क्या नेगेटिव में क्या है, जैसे जब जबरदस्ती किसी बच्चे को आपसे किसी को सामान छीनने की सलाह देते हैं, तो क्या आप उस बच्चे को हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहा है, जिससे क्या है, उसको जीतने की इच्छा करेगी, यानी कि वो कभी हार मानने वाले में से नहीं रहेगा, यानी कि जीतना ही चाहेगा।
जिसे आपको लगता है कि आप उसके साथ सकारात्मक ढंग से, यानी कि आपको तो लगता है कि हम उसके साथ सकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं या फिर सकारात्मक ढंग से उसको व्यवहार करना सिखा रहे हैं, लेकिन क्या है ये फ्यूचर में उसको लगातार हम क्या है तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो लगातार बढ़ता जाएगा और अगर वो तैयारी करता रहेगा, यानी कि उसको अगर वो लाइफ में कभी भी फेल होता है तो वो क्या है, वो उसको डिसऑर्डर पैदा होने लग जाएंगे या मानसिक रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे, क्योंकि उसने शुरू से क्या है कैसे भी करके उसने जीतना सीखा है, तो इसकी वजह से वो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो लगातार अगर वो जब जैसे लाइफ में लगातार हारने या फेल होने लगता है तो उसके दिमाग में ऐसा विचार आता है कि अब ऐसा समय आ जाएगा कि उसकी किसी कार्य की इच्छा नहीं करेगी, यानी कि इस जो इच्छा नहीं करेगी वो क्या कहलाई, संज्ञानात्मक संरचना कहलाई, जिसमें कुछ करने की इच्छा नहीं करती है। टॉपिक है आपका संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, इसे सीवीटी भी बोला जाता है। इसको व्यवहार बाद हुई है इसकी उत्पत्ति। इसमें 3 यानी कि जो संज्ञानात्मक व्यवहार के कारण क्या है वो 3 है, जिसमें पहला है जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारण। जैविक कारण के अंतर्गत आ जाता है यानी कि जो भी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, दूसरा है उसके दिमाग की वजह से, यानी कि जो भी संज्ञानात्मक वृद्धि के द्वारा उनको क्या है दूर कर सकते हैं। और सामाजिक कारण में क्या है, जो भी उसका एनवायरनमेंट है या जो उसका वातावरण है उसमें परिवर्तन करके या फिर उसको दूर करके करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई भी इन तीनों के कारण ही संज्ञानात्मक समस्या क्या है वो उत्पन्न होती है, इन तीनों के कारण ही। तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में 3 लक्ष्य दिए गए हैं। उसमें पहला लक्ष्य है जो लक्षणों को दूर करके क्लाइंट को अपनी समस्या से निपटने में मदद करना, यानी कि जो भी उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन प्रॉब्लम से लड़ना और फिर उनको दूर करना। दूसरा है क्लाइंट को कुछ ऐसी विशेष युक्तियां या उपायों को विकसित करने में मदद करना जिसका उपयोग वह भविष्य की समस्याओं को समाधान के लिए कर सके, यानी कि उसको कुछ ऐसे उपाय बताना जिसकी वजह से क्या है अगर भविष्य में भी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको वो फेस कर सके और उनको दूर कर सके। तीसरा है क्लाइंट तार्किक चिंतन को हटाकर उसकी जगह पर तार्किक स्वीकारात्मक चिंतन को विकसित करने, यानी कि जो भी है वो अपना लॉजिक लगा के सोच सके, समझ सके कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो ये 3 कारण बताएं, यानी कि इनकी अपनी विशेषताएं और अपने लक्ष्य भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। ये सूझ केंद्रित चिकित्सा भी कहा जाता है। इसमें क्या है, चिकित्सा से आप लोगों को किससे मदद कर सकते हैं या फिर किस तरह से उसके मदद कर सकते हैं। और मानवतावादी में समस्या क्या है, जब लाइफ के बारे में आंसर नहीं मिले तो क्या है इसमें मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या फिर लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, उस उद्देश्य को पता लगाने के लिए मानवतावादी चिकित्सा परक का उपयोग किया करते हैं, जिसमें पर्सनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि लाइफ में कुछ करना चाहता है पर दुनिया वाले क्या है ताने मारते हैं, यानी कि वो अगर कुछ अपने लिए कुछ करना चाहता है तो क्या लोग उसको ताने मारते हैं और कुछ करने नहीं देते। ऐसा माहौल तैयार कर देना होगा कि जहां वो अपने फ्री ऑफ इमोशन, यानी कि वो मानवतावादी ऐसी क्या है कि वो यानी कि अपने माइंड को इस तरह से इमोशन से फ्री कर देगा कि जिससे कि वो रहकर उसमें सब कुछ कर सके। यानी कि चिकित्सक ऐसा वातावरण बनाएगा जिसमें उसमें जितने भी उसके इमोशंस को व्यक्त करने के लिए कहेगा कि आप जो भी आपके इमोशंस हैं उनको बताइए, क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, वो सारी चीजें। इसके बाद आ जाता है मानवतावादी चिकित्सा के 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, जो कार्ल रोजर्स ने 1940 में दिया है। इसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा भी बोले जाता है या अनिर्देशित चिकित्सा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है जो क्लाइंट के ऐसी अनुभूति, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस ऐसे पैदा करना होता है जिसमें जो भी उसकी ग्रोथ होती है उसका रीस्टार्ट हो सके, जिससे उसके चिकित्सक की खास ढंग से व्यवहार करना पड़ता है उसको। तो चिकित्सा प्रक्रिया में चिकित्सक क्लाइंट की व्यक्तिगत इच्छाओं एवं भावनाओं के प्रति इस ढंग से अनुक्रिया करता है कि जिससे वो योग्य और वर्थ यानी कि उसमें काम कर सके। चिकित्सा में यानी कि जो भी क्लाइंट को मद्देनजर रखते हुए सारे काम यानी कि सारे व्यवहार किए जाते हैं। उसमें इसके अंतर्गत आ जाता है पहला शर्तहीन
शर्तहीन धनात्मक सम्मान, यानी कि एक शर्त होती है कि जो भी है व्यक्ति, जो क्लाइंट है, उसके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, या फिर जैसे उसी को जैसा वो है वैसा ही उसको स्वीकार किया जाए। जिसमें कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे पहला है चिकित्सक क्लाइंट पर एक व्यक्ति के रूप में विशेष ध्यान देता है, यानी कि उसको स्पेशल समझता है। चिकित्सक क्लाइंट को बिना किसी अपने फैसले या निर्णय से उसे स्वीकार करता है, यानी कि जो कुछ भी उसका फैसला है या जो कुछ उसका निर्णय लिया है वो उसी तरह से उसको स्वीकार करना होता है। चिकित्सक क्लाइंट के परिवर्तन की क्षमता में विश्वास रखता है और क्लाइंट की समस्या या फिर क्लाइंट की समस्या समाधान में जो भी अंत शक्ति में विश्वास रखता है, यानी कि जो भी उसकी अंदर की शक्ति है उसको विश्वास रखता है। दूसरा है इसमें परानुभूति। परानुभूति से तात्पर्य यानी कि जो चिकित्सक के भावों को ठीक से समझे और वातावरण को अपनी नजर से देखना, यानी कि जो चिकित्सक है वो अपनी उसके वातावरण को अपनी नजरों से जो देखता है वो परानुभूति कहलाती है। तीसरा है इसकी संगतता से मतलब, यानी कि उसके साथ जो भी उसका व्यवहार है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि वास्तविक होना चाहिए, और जिससे वो चिकित्सा क्या है सफल हो सके। इसके नेक्स्ट चिकित्सा है गेस्टाल्ट चिकित्सा, जिसे फ्रेडरिक एस फ्रिज और पल्स ने 1970 में दिया है। इन्होंने मन तथा शरीर को एकता पर बल डाला है, जिसमें चिंतन और जो फीलिंग्स होती हैं उनकी क्रियाओं का समन्वय, यानी कि जो भी उनका मिला जुला रूप की आवश्यकता समझा है। इस चिकित्सा को क्लाइंट के सेल्फ यानी सेल्फ अवेयरनेस पर प्रोत्साहित किया है, जिसे पहले अस्वीकृत कर दिया गया होता है और फिर उनके पहलुओं को, जो भी उसके पहलू होते हैं उनको अस्वीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे व्यक्तित्व में नहीं होते हैं। जब रोगी व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को एकत्रित करके संगठित कर लेता है तो जैसा वास्तविक में है उसको उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार करता है। तो ये गेस्टाल्ट चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अस्तित्वपरक चिकित्सा। इसे उसका वो यानी कि लोगोथेरेपी, यानी कि आत्मा का उपचार से लिया जाता है। लोगोस का मतलब होता है आत्मा। तो अगर आपको अस्तित्वपरक चिकित्सा करते हैं तो आपको आत्मा पर काम करना पड़ेगा, यानी कि जिंदगी का अर्थ पर आधारित जो चिकित्सा है, व्यक्ति द्वारा जो दबावग्रस्त परिस्थितियां होती हैं उनका अर्थ ढूंढने के लिए आपको सार्थकता पर बल देना होगा। इस प्रक्रिया में अर्थ निर्माण भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारक। तो कौन सा? पहला है हमारा चिकित्सीय प्रविधि, यानी कि जो भी मनोचिकित्सा के दौरान जो भी क्लाइंट का स्वस्थ होने के लिए जो भी प्रविधि अपनाई जाती हैं, जैसे डर और एंजाइटी को निकालने के लिए, दूर करने के लिए जो व्यवहार चिकित्सा अपनाई जाएगी, तो इस तरह से यानी कौन सी विधि अपनाई जाएगी, कैसी विधि अपनाई जाएगी, वो है इसमें। दूसरा है इसका चिकित्सीय संबंध। चिकित्सा संबंध में यानी कि जो भी चिकित्सक और क्लाइंट का जो रिलेशन है वो कैसा है, यानी कि जो एडजस्टमेंट, यानी कि जो अगर क्लाइंट वो कुछ उम्मीद करता है अगर चिकित्सक से, तो वो उसकी उम्मीदों पर सही रहे, यानी कि वो एडजस्ट करना सीख जाए। विरेचन से मतलब ये है कि यानी कि जो भी दिल की बात है उसे बताने से क्या मन हल्का हो जाता है, यानी कि अपने आप के अंदर से हम खाली हो जाते हैं उस चीज को बोलने से। तो कहीं ना कहीं विरेचन का ये मतलब है, जिसमें क्या है जो भी क्लाइंट अपनी सभी आकांक्षाओं को क्या है वो बताने में क्या है, जो बोलने में उससे हिचकिचाए नहीं, यानी कि जो भी बात है अगर वो क्लियरली बोल देता है तो वो विरेचन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है रोगी से संबंध, यानी क्लाइंट को जो रोगी है वो ठीक होना, यानी कि उसका इम्प्रूवमेंट होना ज्यादा मायने रखता है, यानी कि क्लाइंट का मनोचिकित्सा पर पूर्ण विश्वास होता है कि यदि उसके प्रति वह अभिप्रेरित होता है या फिर चिकित्सा प्रक्रिया के प्रति खुला विचार रखने वाला होता है तो उन्हें चिकित्सा का उत्तम एवं जल्द ही लाभ मिलता है। इसके बाद चिकित्सक के संबंधित चर। चिकित्सा संबंधित चर भी, यानी कि उसमें चिकित्सक को कितना आता है और किस प्रकार से वो इलाज कर सकता है, जैसे उसकी जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, यानी कि जो उसका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और जो व्यक्तिगत समस्याओं में वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, यानी कि जो अगर वो परानुभूति दिखाता है या फिर यानी कि वो कितना प्रमाणिक चर है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जानी चाहिए चिकित्सक के अंदर, यानी कि सबसे पहला जो है हमारे क्लाइंट को कैसा प्रभावित करता है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मनोचिकित्सा में नैतिकता। मनोचिकित्सा में नैतिकता से मतलब ये है कि जो भी चिकित्सक क्या भरपूर कोशिश करता है कि क्लाइंट के जो व्यक्तिगत डिस्ट्रेस है उसको कम कर सके या फिर उसके दुख के हालत को कम कर हो जाए, और उसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी उसकी विधियां अपनाता है उसके माध्यम से या जो भी उसका रिजल्ट निकलता है उसकी विधियों से पूरा क्लाइंट को, अभिभावक को दे, उनको बताए, ज्ञान दे उसके बारे में। जैसे हर हाल, दूसरा है इसका, हर हाल में चिकित्सक ये कोशिश करता है कि क्लाइंट के उस पर जो संबंध बना हुआ है वो वैसा ही बना रहे। तीसरा है इसके बाद जो भी उसके राइट्स होते हैं या फिर उसकी जो मान मर्यादा होती है उनको पूरी कोशिश यानी कि बरकरार रखने की पूरी कोशिश करे, जिससे कि उसका कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिसके क्लाइंट को अलग सा फील हो या फिर उसको गलत फील हो। और इसके बाद नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है उसमें क्या है, चिकित्सक जब अपनी सेवा रोगी को प्रदान करता है तो उसमें पेशा का उत्तम यानी कि स्टैंडर्ड उन्हें बनाए रखता है, जिसमें अपने आप को किसी किए गए कार्य को परिणामों का खुद को ही जिम्मेदार समझे। इसके बाद जो आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा जो भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला है योग। योग क्या है, पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि द्वारा है, इसके अष्टांग योग का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। अब प्रश्न उठता है कि यानी योग किसे कहते हैं। योग से तात्पर्य विभिन्न तरीके के आसन या श्वसन अभ्यासों से होता है, यानी कि जो भी हम अपनी सांस के द्वारा या फिर आसनों के द्वारा स्वस्थ करने में कौन कौन सी चीज सहायक होती है, कौन कौन सी चीज को हम जैसे किसी चीज को मनोविकारों को कम करने में योग काफी हद तक सहायक है। इसमें कई प्रकार योग के कई प्रकार दिए हैं। सुदर्शन क्रिया योग है जिसमें महत्वपूर्ण योग कहा जाता है। इसमें क्या है, जल्दी श्वास को खींचना और छोड़ना, यानी कि जैसे हम स्काई भी कहते हैं। स्काई में कोई मानसिक और सांवेगिक समस्याओं के उपचार को प्रभावी बनाया गया है, जिसमें क्या है जो भी स्ट्रेस होता है या जो दबाव संबंधी बीमारियां होती हैं उनको कम करने से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मनन, मेडिटेशन, यानी कि कई हद तक मेडिटेशन करने से जितनी भी हमारी मानसिक संबंधी बीमारियां हैं उनको कम किया जा सकता है, और ये कहीं ना कहीं हमें बीमारियों से बचाने में काफी सहायक भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक रोगियों की पुनर्स्थापना या पुनर्वास। इसमें क्या है, जब भी किसी मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति का उपचार किया जाता है तो उसका उपचार का उद्देश्य, दो उद्देश्य होते हैं। पहला रोगी के लक्षण को दूर करना और दूसरा होता है जो रोगी की जिंदगी में जो भी क्वालिटी है उनको क्या है उन्नत बनाना। तो जब रोगी का स्वरूप साधारण होता है तो जब रोगी का स्वरूप साधारण होता है तो अर्थात जब रोगी के साधारण मानसिक रोग होते हैं जैसे फोबिया है या एंजाइटी आदि होता है तो उपचार के बाद रोग का लक्षण तो समाप्त हो जाता है, साथ ही उसके साथ जीवन की जो क्वालिटीज है उनको भी उन्नत की जाती है। अतः ऐसे रोगियों को पुनर्वास की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु यदि व्यक्ति कोई गंभीर मानसिक रोग हो जाता है तो उसमें क्या उपचार में जो धनात्मक लक्षण तो दूर किए जाते हैं परंतु ऋणात्मक लक्षण अभी भी बने रहते हैं, और जैसे जैसे जीवन की गुणवत्ता उन्नत नहीं हो पाती है, यानी कि जो भी उसकी जीवन की जो लाइफ की क्वालिटी है वो लो हो जाती है। इसमें उन्होंने कई प्रशिक्षण के माध्यम से उनको दूर करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने आप को बिजी रखता है या किसी व्यवसाय में ट्रेनिंग लेता है उसके माध्यम से उस व्यवसाय को लगातार करता रहता है तो कहीं हद तक उसका ध्यान उन मानसिक बीमारियों पर या मानसिक उन पर नहीं जाएगा। दूसरा है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में क्या है कि जो भी अनुसरण यानी कि जो भी वो कॉपी करता है किसी चीज पर या फिर निर्देशों के माध्यम से उसके जो अंदर जो क्वालिटीज होती हैं
उनको विकसित करने का क्या है वो प्रयास करता है। यानी कि पुनर्वास के जो रोगी होते हैं उनको 3 तरीके के प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावसायिक, सामाजिक और पेशेवर चिकित्सा। इसमें क्या है, यानी कि वो उस क्लाइंट का इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें उसको कुछ प्रोजेक्टिव वर्क दिया जाता है, इससे काम करवाना होता है। तो उसमें क्या है, जो व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या है, यानी कि उसको कुछ ऐसा सिखाया जाता है जिससे उसका दिमाग क्या है खाली ना रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करता रहे या कुछ ना कुछ वो सीखता रहे। सामाजिक के अंतर्गत क्या आ जाता है कि लोगों को कैसे मिलना है या फिर कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे वातावरण से उनका यूज करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। और जितने भी जो ऐसे संज्ञानात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या है कि जो ऐसे प्रशिक्षण से है जिसमें उद्देश्य रोगियों को सामाजिक समूह में उत्तम ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ जैसे उसका ध्यान और जो उसकी मेमोरी है वो उसको उन्नत बनाने के लिए काम किया जाता है। पेशेवर चिकित्सा के अंतर्गत जहां रोगी को इतनी मात्रा में कौशल सिखाया जाता है कि वे अपने आप को कोई उत्तम पेशा में लगा सके। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है, 5th चैप्टर। इसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सही अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।